वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये सीरीज़ चल रही है हमारी यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो 2023 में आपका प्रीलिम्स होने वाला है 14 मई को। इसके लिए फोकस्ड होकर हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, और ऐसे टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में इसमें PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटैच किए गए हैं जो यूपीपीएससी में भी पूछे गए हैं, और साथ में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें अटैच्ड हैं, राइट। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। देन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है, तो अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी के भी हैं तो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपल और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसको ज्वाइन करके आपको चैनल से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, लेकिन हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं, इसमें भी हम आगे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का और कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम वो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे, सब कुछ नहीं कवर किया जा सकता है, लेकिन हम जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करने का इसमें प्रयास करेंगे। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला अमेंडमेंट वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया है 1976 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे, राइट। एक तरीके से ये प्रयास किया गया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही ऑल्टर कर दिया जाए, ठीक है। तभी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है इस अमेंडमेंट एक्ट को। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द हैं ये ऐड किए गए थे। याद रखिएगा ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किए गए थे। बहुत बार ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप उसका उत्तर दे सकेंगे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं थी, ठीक है। इनको बाद में ऐड किया गया था, और ये जो ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ये भी इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। और ये कौन से पार्ट के अंतर्गत बनाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़? पार्ट 4A, ठीक है। पार्ट 4A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनके लिए और भी एक चीज़ की गई थी, आर्टिकल 51A ऐड किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 51A जो है वो पार्ट 4A के अंतर्गत ऐड किया गया था। अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी इस समय पर? इस समय पर ऐड की गई थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी इनको ऐड किया गया था, इनमें से 8 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनको ऐड किया गया था एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। वो कौन सी कमेटी थी? वो कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी।
तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज के रिकमेंडेशन से, राइट। इन्होंने रिकमेंड किया तभी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। ये भी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, इसके माध्यम से ये कहा गया था कि कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट जो है बेसिकली, वो जो भी एडवाइस देगी उसकी एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाध्यकारी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया था, ये भी कहा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं और जो भी अन्य ट्राइब्यूनल्स हैं, इनसे संबंधित भी एक पार्ट 14A ऐड किया गया था, ठीक है। तो 4A और 14A दोनों ही कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और पार्ट 14A का संबंध किससे है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और ट्राइब्यूनल्स जो अन्य मामलों के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। और ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, न्यायाधिकरण, राइट, जिनको स्टैब्लिश किया जाता है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स, राइट। उसके बाद क्या हुआ था, इसके माध्यम से ये कहा गया था कि जो सीट्स हैं लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, इनको फिक्स कर दिया गया था 1971 के सेंसस के बेसिस पर 2001 तक के लिए, ठीक है। यानी कि आपको पता है प्रत्येक 10 वर्षों में सेंसस होते हैं, तो सेंसस के हिसाब से यदि हर साल हम हर 10 वर्ष में लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो लोकसभा है उसको परिवर्तित करते रहेंगे सीट्स में, तो अभी तक ये होता आया था, लेकिन इससे आगे ना हो इसीलिए इसको फिक्स कर दिया गया था कि 1971 के सेंसस के बेसिस पर अब लोकसभा की सीट्स बनी रहेंगी, 2001 तक ये प्रावधान चलेगा। उसके बाद क्या किया गया था, कुछ DPSPs भी ऐड किए गए थे इसके माध्यम से। कौन कौन से वो DPSPs थे, पहला था टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A ऐड किया गया था। उसके बाद कौन से थे, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43A। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48A। यही हिंदी में है, यहाँ देख लीजिएगा आप। तो कुल मिलाकर कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन से आर्टिकल्स थे जो ऐड किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा DPSPs में। तो आप आर्टिकल्स भी याद रखिएगा, ऑप्शन में आपके सामने आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A लिखा होगा। तो अगर आपको ये नहीं याद होंगे अच्छे से तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पूरा आर्टिकल और आर्टिकल का क्या कहता है, ये दोनों बातें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। 39, 43 और 48 तीनों में ही AAA ऐड हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कि जो 7th स्केड्यूल है, इसके जो 5 सब्जेक्ट्स थे, आपको पता है 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट हैं, ठीक है। एक हो गई यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, दूसरी हो गई स्टेट लिस्ट और तीसरी हो गई कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जो सेंट्रल लिस्ट में जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी मैटर्स आते हैं, उस पे कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लिस्ट में जो भी दिए हुए हैं उन पर कानून कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं इस पे कौन कानून बनाएगा, तो इस पे कानून दोनों बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सेंटर ने भी बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा। तब किसकी चलेगी, तब जो सेंटर का कानून होगा उसको माना जाएगा, राइट। तो इस समय हुआ क्या इसमें, ये देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, 7th स्केड्यूल में 5 सब्जेक्ट्स जो थे ये ट्रांसफर कर दिए गए स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी कि अभी तक वो जो सब्जेक्ट्स थे, वो जो मैटर्स थे, उन पर कानून कौन बना सकता था, केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती थी। लेकिन अब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए तो अब उन सब्जेक्ट्स पर कौन कानून बना सकता है, स्टेट
तो बना ही सकती है, प्लस सेंटर भी बना सकती है। और यदि इन दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो किसकी बात मानी जाएगी? सेंटर की। तो वो 5 कौन से सब्जेक्ट्स थे? ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से अक्सर। तो ये जो भी हम पॉइंट्स यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट के डिस्कस कर रहे हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइट। तो इनको ध्यान रखिएगा। वो कौन से 5 थे जिनको ट्रांसफर किया गया है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी शिक्षा, जंगलों से संबंधित, और उसके बाद वजन और माप, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ये जो 5 टॉपिक्स हैं, इनको 1-2 बार बोल लीजिए लगातार, या कुछ बना लीजिए ट्रिक, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, EF कर लीजिए एजुकेशन और फॉरेस्ट के लिए, और वेट्स और वाइल्ड एनिमल्स और जस्टिस। तो इस तरह से आपको थोड़ा ये याद रह जाएंगे। वैसे हिंदी में आप ऐसे कर सकते हैं, जंगल और जंगली जानवर एक हो गए, और शिक्षा का वजन है बच्चों पर, शिक्षा वजन, और उसके बाद न्याय, ठीक है। तो ऐसे 2-2 का अगर आप पेयर बना लेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रह सकेगा। फिर देखते हैं और क्या किया गया। इसमें कहा गया कि भारत के क्षेत्र के एक हिस्से में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुगम बनाया गया था। अभी तक इससे पहले क्या था कि एक हिस्से पर नहीं, पूरे राष्ट्र पर ही इसको लगाया जा सकता था, नेशनल इमरजेंसी को। लेकिन अभी क्या किया गया? अब कहा गया कि ये किसी एक हिस्से पर भी लागू की जा सकती है। और इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का क्रिएशन किया जाएगा, इसका निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिए। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे हैं? हमने सबसे पहले देखा कि प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा 7th स्केड्यूल का, ठीक है। और जो 7th स्केड्यूल है इसमें 5 टॉपिक्स जोड़े गए, और 5 सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफर किए गए स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। उसके बाद क्या हुआ? एक हो गया डीपीएसपी। डीपीएसपी कौन कौन से जोड़े गए आर्टिकल्स? डीपीएसपी में 39A, और उसके बाद कौन सा आर्टिकल था डीपीएसपी का? 43A, और उसके बाद 48A। और फिर क्या था? एक ये था कि पार्लियामेंट जो है उसकी एडवाइस जो होगी, यानी कि कैबिनेट की जो एडवाइस होगी, पार्लियामेंट की नहीं, कैबिनेट की जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पर बाध्यकारी होगी। और एक हमने पॉइंट देखा ट्राइब्यूनल से संबंधित, कि ट्राइब्यूनल्स का निर्माण किया जाएगा पार्ट 14A के अंतर्गत। देखिए इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पार्ट 14A के अंतर्गत जो आर्टिकल्स ऐड किए गए वो कौन कौन से थे? आर्टिकल 323A और 323B। तो ये दोनों याद रखिएगा, राइट। तो ये हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं एक बार देख लिया है यहाँ पर। साथ में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स थी उनको भी फिक्स कर दिया गया 2001 तक 1971 के सेंसस के बेसिस पर। और ये दोनों पॉइंट्स और हो गए, नेशनल इमरजेंसी एक हिस्से में भी लग सकती थी, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का क्रिएशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इससे जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं सबसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसका एक बार दोबारा भी रिवीजन करवा दिया है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर। देखिए ये क्या है, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसमें कई सारे ऐसे चेंजेस किए गए कि जब सरकार परिवर्तित हुई, इंदिरा गांधी की सरकार के बाद जब नेक्स्ट सरकार आई मोरारजी देसाई की, तो उनको कुछ जो चेंजेस किए गए थे वो पसंद नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको परिवर्तित कर दिया चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंदिरा गांधी के समय लाए गए थे, राइट। तो वही चेंजेस हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पढ़ते हैं। इनको आप देख लेते हैं। तो पहला क्या था? इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर ऑफ ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। यानी इसके अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाओं की जो भी कार्यवाही होती थी उसकी जो सही रिपोर्ट को समाचार पत्र में प्रकाशित करने की जो राइट होती थी पब्लिशर्स के पास,
उसको संवैधानिक संरक्षण दिया गया, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट आए और वो इन चीज़ों को बैन कर दे कि तुम सही रिपोर्ट नहीं पब्लिश कर सकते हो, इसलिए इसको संवैधानिक संरक्षण दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसने नेशनल इमरजेंसी में एक टर्म लिखा हुआ है इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेशनल इमरजेंसी बेसिकली 3 दशाओं में लगाई जा सकती है, वो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी हैं। देखिए, तो जो नेशनल इमरजेंसी है ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाई जाती है। और कौन सी दशाओं में लगाई जा सकती है? पहली दशा है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो शब्द है इसको आर्म्ड रिबेलियन यानी कि आंतरिक अस्थिरता को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उनके द्वारा आपातकाल लागू किया गया था 1975 के लगभग। ठीक है, और उन्होंने इसी बेसिस पर इसको लागू किया था। और आंतरिक अस्थिरता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट, लेकिन सशस्त्र विद्रोह ने इसको क्लियर कर दिया कि जब सशस्त्र यानी कि आर्म्स लेकर विद्रोह होगा तब हम लगा सकते हैं। आंतरिक अस्थिरता जो है ये काफ़ी ब्रॉड हो सकती है, राइट। तो अगर आप इस तरह से समझेंगे कि जो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बदलाव लाए गए थे तो उनको एक तरह से बदलने के लिए उनको जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी उसने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था, इसीलिए। तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, और जब हम कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को तभी हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं, राइट। तो ये चेंज किया। फिर और क्या किया? राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए गए, जैसे कि बार बार जो इमरजेंसी लगाई गई थी वैसी घटनाएं बार बार ना हो, तो क्या किया गया कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए, लागू करने के लिए रिटन एडवाइस देनी होती थी प्रेसिडेंट को, और तभी प्रेसिडेंट उसको लागू करेंगे। यानी कि जब कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिटन में देगी इमरजेंसी लागू करने के लिए तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू करेंगे। तो इस तरह के कुछ बदलाव लाए गए। फिर क्या हुआ? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जिससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इसने राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में दी हुई थी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, इसको एक लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पर हम इन आर्टिकल्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी समय पर चप्पल चोरी कर ली थी, मान लीजिए 10 साल पहले, और अगर वो चप्पल चोरी आपने जब की थी तब चप्पल चोरी करना एक कानूनन जुर्म नहीं था, तो अब अगर वो आज के समय पर कानूनन जुर्म हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आपको पीछे जाकर कह दें कि ये भी तब भी गुनाह था, उस पर भी ये कानून लागू हो जाए रेट्रोस्पेक्ट में, तो ऐसा नहीं होगा। ये आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये दोनों जो राइट्स हैं इनको कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम देखेंगे अपना दूसरा अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बस रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट देखा था, इसके माध्यम से ये किया गया था कि जो भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हैं इनका जो कार्यकाल है वो 6 साल कर दिया गया था। और हमें पता है 44th अमेंडमेंट ने जो 42nd के द्वारा चीज़ें की गई थी उनको एक तरह से पलट दिया था, उनको सुधारा था। तो फिर से कितना हो गया था? 5 वर्ष। ठीक है, और फिलहाल भी कितना है? 5 वर्ष। तो इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स थे इन दोनों अमेंडमेंट एक्ट्स में। जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, राइट। अदरवाइज इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देन इसको देख लेते हैं हम। इसने क्या किया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट ने 10वां स्केड्यूल, जो 10वीं स्केड्यूल है उसको ऐड किया गया था और इसको एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, एंटी डिफेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसमें क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है
ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको एनालाइज करें, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जो इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इतनी डिटेल में हमको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो प्रीलिम्स फोकस्ड है। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए 1960s में क्या था, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो पार्टीज तुरंत स्विच करते रहते थे, जहाँ पर उनको फ़ायदा दिखा उस पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, ठीक है। तो क्या सोचा गया पार्टीज़ के द्वारा, उन्होंने सोचा कोई ऐसा लॉ लाया जाए, पार्लियामेंट ने सोचा जिसके द्वारा इस प्रैक्टिस को बंद की जा सके, ठीक है। ये जो डिफेक्शन की प्रैक्टिस है लीडर्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इसको समाप्त किया जाए, इसी के लिए 10th शेड्यूल लाया गया था। और कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स रखे गए थे जिनको फॉलो करना होता था, यदि उनको फॉलो नहीं करा जाएगा तो वो पार्टी से निष्कासित कर दिए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स थे उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत क्या कहा गया कि यदि कोई पार्टी, कोई एमएलए या एमपी है, तो उसने अगर अपनी पार्टी छोड़ दी, ठीक है, वॉलंटरीली अपनी पार्टी छोड़ दी, इलेक्टेड मेंबर ने अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की गिव अप कर दी, तो वो एक इंसान होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी क्या कंडीशन थी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वोट ना करे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कहने के अनुसार, उनके डायरेक्शन के अनुसार हाउस में वोट ना करे, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई मेंबर होगा जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है और वो फिर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, आपको पता है राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कौन होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, राइट। तो क्या कहा गया, अब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि क्या लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? इसको प्लीज़ कमेंट कर इसका आंसर दीजिएगा। तो हमने देखा कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर होगा, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है 6 महीने के बाद, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन कुछ और कंडीशंस हैं। देखिए तो हमने ये देख लिया कि इनको डिस्क्वालीफाई एमपीज और एमएलएज को कब किया जा सकता है, लेकिन इसी के अंतर्गत कुछ एक्सेप्शंस रखे गए, यानी कि अपवाद रखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि 2/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी से जुड़ जाते हैं, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो इलेक्ट हुआ है, चेयरमैन और स्पीकर, वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर दे न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसके ऊपर डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर लेता है, ठीक है। स्पीकर जो होता है या जो चेयरमैन होता है हाउस का, उसका डिसीजन फाइनल होता है इस संबंध में। तो ये हमने एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये कौन से ईयर में आया है, ये 1985 में आया है, ठीक है, ये हमने देख लिया। और इससे 10th शेड्यूल जुड़ी थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 58th अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1987 में। इसके द्वारा क्या कहा गया था कि संविधान में हिंदी भाषा में लिखित एक आधिकारिक पाठ जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस एक्ट के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 61st अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम ध्यान रखिए। 61st अमेंडमेंट एक्ट कौन से वर्ष आया था, 1989। 2-3 बार इसको देख लीजिए, बोल लीजिए, ताकि ये बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तभी हमारा कट ऑफ क्लियर हो पाता है। इसके माध्यम से क्या किया गया था कि जो हमारी वोटिंग एज है, ये 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में जो हम लोग वोट करते हैं, इसकी जो आयु सीमा थी उसको घटा दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से। अगला कौन सा एक्ट आया था, 65th अमेंडमेंट एक्ट हम देख लेते हैं, जो कब आया है, 1990 में। इसके माध्यम से क्या कहा गया था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको
स्टैब्लिश किया जाएगा, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और लेकिन क्या इससे पहले नहीं था? इससे पहले क्या प्रावधान था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338, देखिए कुछ आर्टिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है तो उनको भी देखते हुए चलिएगा। आर्टिकल 338 के अंतर्गत कहा गया था कि एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होगा। यहाँ पर कमीशन बनाने की बात नहीं की गई थी, इन्होंने कहा था एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होगा और ये स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उनके कमिश्नर के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन 65th अमेंडमेंट के द्वारा क्या कहा गया था कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाएगा जो SC STs के लिए होगा, तो ये चेंज किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 का। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से क्या किया गया था, इसके माध्यम से जो दिल्ली का रीजन है, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया था, NCT। स्पेशल स्टेटस दिया गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को और ये एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बन गई थी। और यहाँ पर क्या स्थापित हुआ था, एक 70 मेंबर का लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली में इसके माध्यम से ही बनाई गई थी। राइट, तो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट सामने आता है कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 70, और उनमें से कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, 7। ठीक है, कई बार जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं या फिर लोकसभा में स्टेट्स की कितनी सीट्स हैं, इससे संबंधित भी मैचिंग प्रश्न आए हैं, तो जहाँ पर भी आपको कोई ऐसा पॉइंट दिखता है उसको ध्यान से देखिएगा। राइट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा अमेंडमेंट एक्ट था। उसके बाद देखते हैं 71st अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल जो है वो बात करती है लैंग्वेजेस की, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। इसमें ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, 14। ठीक है, और उसके बाद पहला इससे संबंधित अमेंडमेंट कब हुआ था, 21st अमेंडमेंट हुआ था, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। ये कब हुआ था, 1967 में हुआ था। और इसके माध्यम से कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये कौन सा हुआ, 71st अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 का, और इसके माध्यम से कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस ऐड की गई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लैंग्वेज कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है ये 71st से ऐड हुई थी, और जो 21st अमेंडमेंट था 1967 का, इससे सिंधी लैंग्वेज यूज हुई थी। इसी स्केड्यूल में एक और अमेंडमेंट हम देखेंगे 92nd जो होगा, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी बता देती हूँ ताकि आपका लिंक बना रहे। 92nd अमेंडमेंट 2003 में होगा, और ये 2003 का जो अमेंडमेंट हुआ था इसके माध्यम से कौन सी भाषाएं ऐड की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92nd अमेंडमेंट से एक्ट से ऐड की गई थी। राइट, तो ये हो गया 3 अमेंडमेंट एक्ट्स जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी और वर्तमान में कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है। राइट, फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर अलग से एक लेक्चर रखेंगे, उसमें इनको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम बस इतना देख लेते हैं कि पार्ट 9 पंचायत का इसमें जोड़ा गया और एक नई स्केड्यूल जोड़ा गया, नई अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी, 11वीं, और इसके अंतर्गत कितने आइटम्स आते हैं, 29 आइटम्स इसके अंतर्गत जोड़े गए। देखिए कई बार जो माइन्यूट सी डिटेल्स होती हैं, जैसे ये 29 आइटम्स लिखे हुए हैं, आप शायद यहाँ पर उतना ध्यान ना दें, लेकिन प्रश्न इनसे भी पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसीलिए छोटी छोटी डिटेल्स भी ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो 73rd अमेंडमेंट हो गया हमारा।
उसके बाद 74th अमेंडमेंट, ये भी 92 में ही आया था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें पार्ट 9A जोड़ा गया था म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित, और 12वीं अनुसूची यानी कि 12th स्केड्यूल जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत 18 आइटम्स शामिल थे। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर बस इतना देख लीजिए, यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जिनके बारे में जब हम अमेंडमेंट एक्ट्स को डिस्कस करें तो इनका डिस्कशन अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद 77th यानी कि 77वां जो संशोधन अधिनियम था, ये कब आया, 1995 में आया, 95 में आया था। इसके द्वारा क्या किया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था प्रमोशंस में गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत। SCs और STs को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट जॉब्स में, जब उनका प्रमोशन होगा तब। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया है, ये आया है 2001 में। इसके द्वारा क्या किया गया था, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स थी, इनको फिर से एक बार पुनः रीएडजस्ट किया गया और कहा गया कि 2026 तक यानी कि अगले 25 वर्षों तक ये सीट्स उतनी ही रहेंगी, इनको बढ़ाया नहीं जाएगा। तभी आप वर्तमान में देखते हैं कि उतनी ही सीट्स चली आ रही हैं काफ़ी समय से, और 2026 में इनके बढ़ने की संभावना है। तभी जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो हमारे नई लोकसभा और राज्यसभा के बैठने का स्थान होगा, जिसके अंतर्गत उसमें क्या कहा जा रहा है कि मेंबर्स के बैठने की जो सीट्स हैं, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाकर बनाया गया है। ठीक है, तो ये निर्देशित करता है कि 2026 में इसको फिर से रीएडजस्ट किया जाएगा नंबर ऑफ सीट्स को, राइट। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसके माध्यम से क्या किया गया था, एजुकेशन, एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 21A। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को क्या बना दिया गया था, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 45 में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। इसमें ओरिजिनली क्या लिखा हुआ था, इसमें ओरिजिनली लिखा हुआ था कि सरकार प्रयास करेगी कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को लाया जा सके। लेकिन ये बदलाव इसमें क्या किया गया था, इसको हटाकर इसको रिप्लेस कर दिया गया था और कहा गया था कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार प्रयास करेगी कि जो उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है उसको सरकार अच्छे से प्रोवाइड कर सके। इसको क्यों बदला दिया गया था, इसमें बदलाव क्यों कर दिया गया था, क्योंकि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे थे उनके लिए ये एक फंडामेंटल उनका राइट हो गया था। अब इसमें सरकार को प्रयास नहीं करना था, ये सरकार को प्रोवाइड ही करना था। और यही आगे चलकर RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो आया था वो परिणाम था। ठीक है, इसको लाया गया था इसी एक्ट के बाद 2009 में इसको लाया गया था। और साथ में एक फंडामेंटल राइट ऐड हुई थी, DPSP ऐड हुआ था, अमेंड हुआ था। और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई थी। और इसमें क्या कहा गया था, जो पेरेंट्स हैं उनकी एक ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा तीनों में ही ये चेंज लाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 87th अमेंडमेंट 2003 में आया था, 30 में नहीं 2003 में आया था। इसके द्वारा क्या किया, देखिए इसमें क्या कहा गया था, प्रोवाइडेड फॉर रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस एज प्रोवाइडेड अर्लियर बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको 2001 के जो सेंसस हुआ था उसके आधार पर रीएडजस्ट किया गया था, जबकि 84वां जो अमेंडमेंट लाया गया था 2001 में, इसमें कहा गया था ये रीएडजस्टमेंट 1991 के सेंसस के हिसाब से होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर
परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर हम 89th अमेंडमेंट देखेंगे जो कि 2003 में आया था। अब इसके द्वारा क्या किया गया था, इन्होंने फिर से अब बाइफरकेट कर दिया था। अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था, आर्टिकल 338 के अंतर्गत कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा, एक स्पेशल ऑफिसर होगा, किसके लिए होगा, एससीज और एसटीज के लिए। लेकिन फिर हमने देखा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 65th अमेंडमेंट हुआ था। ये कब हुआ था, 1990 में। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, एक नेशनल कमीशन ले आए थे, किसके लिए, एससीज और एसटीज के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं 89th अमेंडमेंट एक्ट जो कब आया, 2003 में। अब इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था सरकार ने कि हम एससीज और एसटीज को एक साथ एक कमीशन के द्वारा नहीं मॉनिटर कर पा रहे हैं, वो इनके जो भी पॉइंट्स हैं उनको सामने सही से नहीं रख पा रहा है कमीशन, इसीलिए इसको बाइफरकेट कर दिया जाए, यानी कि 2 कमीशन बनाए जाए, जो एक होगा एससीज के लिए और एक होगा एसटीज के लिए। तो कुल मिलाकर जो एक कमीशन बनाया था इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जो कंबाइंड नेशनल कमीशन था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, इनको 2 सेपरेट बॉडीज में विभाजित कर दिया गया था। एक बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो आर्टिकल 338 के अंतर्गत था, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आर्टिकल 338A के अंतर्गत निर्मित किया गया। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 91st अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 2003 में आया। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है, पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, इसमें मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा की कुल संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत मंत्री बना लिए जाते थे, सबको पावर चाहिए होती है, और जितने ज़्यादा आप मंत्री बना लेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉलिटिकल गेन्स हो सकेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि कहा गया लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 15% होंगे इनमें प्रधानमंत्री सहित लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे और आपको लगेगा पता नहीं प्रधानमंत्री होंगे या नहीं, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। और सिमिलर प्रोविजन हमारी स्टेट्स के लिए भी है। ठीक है, और इनमें क्या होगा, इसमें भी ये है कि ये भी जो कुल सीटें होंगी उनमें 15% से अधिक नहीं हो सकते हमारे मंत्री, यहाँ पर राज्यों में भी। लेकिन एक कंडीशन और रखी गई, क्योंकि आपको पता है जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी सीट्स बहुत वैरी करती हैं। तो इसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आप 15% रखने के चक्कर में 12 से कम कर दें। 15% रखिए, लेकिन अगर वो 12 से कम हो रही हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपको 12 सीट्स रखनी है, वरना 12%, सॉरी वरना 15%, राइट। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। देन ये हमने देख लिया, और आगे देखते हैं और क्या कहा गया था। इसमें ये कहा गया, जो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ देखा था उसके अंतर्गत यदि कोई एमपी या एमएलए जो है वो डिस्क्वालीफाई होता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको मिनिस्टर बना दें, तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। बाकी आप इसको ध्यान रखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ दोबारा 8th शेड्यूल के बारे में, ऑलरेडी हमने देख लिया है 8th शेड्यूल से संबंधित चीज़ों को। जो 3 अमेंडमेंट एक्ट्स थे कौन कौन से थे, जल्दी से बताइए। एक था 21st अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा था 71st अमेंडमेंट एक्ट, और तीसरा था 92nd अमेंडमेंट एक्ट। तो फाइनली हमारे सामने 92nd अमेंडमेंट एक्ट आ गया है 2003 का, और इसके माध्यम से 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी 8th शेड्यूल में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, राइट। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट थे एक्ट्स। देखिए आज हमने इतने ही डिस्कस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, थोड़े से अभी और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक साथ ही सब कुछ डिस्कस करने लगेंगे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो फिर वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। इसीलिए थोड़े थोड़े ध्यान से पढ़ते हुए चलिए ताकि आपको वो याद भी रहे। और हम आपको पता है एक करंट अफेयर का टॉपिक भी रोज़ डिस्कस करते हैं,
तो वही हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है, कास्ट बेस्ड सर्वे, यानी कि जाति आधारित सर्वेक्षण। आपने अगर न्यूज़ सुनी होगी तो रिसेंटली बिहार की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने यहाँ कास्ट बेस्ड सर्वे जो है ये स्टार्ट किया है। तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। जो कास्ट सेंसस है ये डिमांड करता है इंक्लूड करने के लिए कास्ट वाइज डेटा, इंडिया की पॉपुलेशन का क्या है वो बताता है कास्ट सेंसस। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 1881 से सेंसस की, और जो कास्ट डेटा है ये कलेक्ट किया था इन लोगों ने, और ये कब तक किया जाता रहा है, 1931 तक ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करते थे अपने नॉर्मल जो सेंसस करते थे उसमें। उसके बाद से इन्होंने कास्ट सेंसस को लेना बंद कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने सुना होगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो हमारे देश में कंडक्ट किया गया था 2011 की जनगणना के साथ में। और ये इम्पॉर्टेंट सबसे पॉइंट है कि 1931 के बाद ये पहला कास्ट सेंसस किया गया था हमारे देश में। कब के बाद, 1931 के बाद कब हुआ था, 2011 में हुआ था। और इंडिपेंडेंस के बाद से 1951 से लेकर 2011 तक के बीच में जो भी सेंसस हुए हैं उनमें हम कास्ट सेंसस नहीं रखते थे। हम एससी और एसटी से संबंधित डेटा प्रोवाइड करते रहे हैं, लेकिन कास्ट को उसमें हमने इंक्लूड नहीं किया था। और इसका जो डेटा है 2011 वाला, इसको सरकार के द्वारा रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि इससे संबंधित कई सारी जो सोसाइटी में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लोग कास्ट, ऑलरेडी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है ना, और साथ में क्या हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने लिए इसका बेनिफिट ले सकती हैं। तो ये पॉइंट्स खैर हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम इसको एनालाइज करें। फिलहाल ये जो प्रीलिम्स से संबंधित पॉइंट्स थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और वो कौन से राज्य की सरकार है जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस अपने यहाँ शुरू किए हैं, तो वो है बिहार सरकार। ठीक है, इन्होंने पहले डिमांड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप करें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करने का निर्णय लिया, तो इन्होंने अपने राज्य में इसको शुरू कर दिया। राइट, तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।